आज के टेबल पर हमारे पास हिस्टोरिकल संविधान सभा की बहसों के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। हाँ, और उनके साथ ढेरों रिसर्च पेपर्स का एक पूरा स्टैक भी है हमारे पास। बिल्कुल, और आज इस चर्चा में हमारा मिशन इन तमाम सोर्स डॉक्यूमेंट्स को डिकोड करना है। हमें ये समझना है कि भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो असल में काम कैसे करता है। अगर हम किसी भी देश को एक विशाल कंप्यूटर नेटवर्क मान लें, तो ये क्लियर है कि उस नेटवर्क को बिना क्रैश हुए चलाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओएस की ज़रूरत होती है। हाँ, एक सॉलिड ओएस चाहिए ही चाहिए, और इंडिया का ओएस है हमारा संविधान। तो आज के इस डीप डाइव में हम उन आर्टिकल्स को खंगाल रहे हैं जिन्होंने इस ओएस के सबसे पावरफुल फीचर का बेस कोड लिखा है। एग्जैक्टली, जिसे हम एक तरह का डिफ़ॉल्ट यूज़र अग्रीमेंट कह सकते हैं। हाँ, ये वो अग्रीमेंट है जो सिस्टम के हर नागरिक को बाय डिफॉल्ट मिलता है। मतलब जब सिस्टम का कोई भी हिस्सा गड़बड़ करने लगता है ना, तो यही फीचर बचाव के लिए सामने आता है। और इस फीचर को हम लीगल लैंग्वेज में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ये पूरा सोर्स कोड लिखा गया है। ओके, तो इन पेपर्स को देखकर क्या लगता है? इसका आर्किटेक्चर कहाँ से आया? देखो, इन रिसर्च पेपर्स को डीप में पढ़ने पर एक बात साफ होती है कि इस कोड का बेसिक आर्किटेक्चर अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर हुआ था। अच्छा, उससे इंस्पायर्ड है। हाँ, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको बस ऐसी कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया। राइट, उन्होंने उसको कस्टमाइज किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने इसको भारतीय समाज के कॉम्प्लेक्सिटीज, हमारी डाइवर्सिटी और जो हिस्टोरिकल चैलेंजेस थे उनके हिसाब से पूरी तरह मॉडिफाई किया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो इन डॉक्यूमेंट से निकल कर आती है वो ये है कि इस पूरे सिस्टम का अल्टीमेट एडमिन या सबसे बड़ा प्रोटेक्टर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। वेट एक सेकेंड, यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, बोलिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेट एडमिन कह रहे हैं, हाँ, तो फिर संसद का या पार्लियामेंट का क्या रोल है? मतलब हमने तो यही पढ़ा है ना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, नियम बदल सकती है। आई गेट इट। तो क्या असली एडमिन पॉलिटिशियंस या संसद नहीं हुए? ये उलझन बहुत आम है। बहुत लोग ये सोचते हैं, पर यहीं पर चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट काम करता है। ओके, वो कैसे? देखो, संसद बेशक कोर्ट में अपडेट्स ला सकती है या अमेंडमेंट्स पास कर सकती है, लेकिन क्या वो अपडेट पूरे ओएस को क्रैश तो नहीं कर देगा? ओह, आई सी, मतलब वो अपडेट सेफ है या नहीं। एग्जैक्टली, क्या वो अपडेट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये तय करने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। राइट। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस कानून को रद्द करने की। समझ गया, यानी संसद एक डेवलपर है जो अपडेट पुश कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो सिस्टम सिक्योरिटी है जो चेक करेगी कि अपडेट कहीं मैलवेयर तो नहीं है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। खैर, इसी बात पर सिस्टम के हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने पढ़ा है कि जब 1950 में ये ओएस पहली बार बूट हुआ था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। हाँ, 7 थे। लेकिन आज अगर हम अपना सिस्टम चेक करें तो हमें सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। सही बात है। तो किसी ऐसे प्रीमियम फीचर को डाउनग्रेड क्यों किया गया? मेरा मतलब है संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले एक फंडामेंटल राइट था, उसे हटाकर सिर्फ एक लीगल राइट क्यों बना दिया गया? इसका जवाब हमें आज़ादी के ठीक बाद के भारत की सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन में मिलता है। अच्छा, सिचुएशन ऐसी थी क्या? हाँ, अगर हम उस दौर के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को देखें तो देश को सोशल इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा अपडेट रन करना था। इक्वालिटी लानी थी। राइट। आज़ादी के वक्त ज़्यादातर ज़मीन कुछ गिने चुने ज़मींदारों के पास थी और लाखों किसान लैंडलेस थे। तो सरकार ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करना चाहती थी और रिसोर्सेज को सब में इक्वल बांटना चाहती थी। ओके, तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ बीच में आ गया? प्रॉब्लम ये थी कि जब भी सरकार ज़मीन बांटने के लिए कोई कानून लाती तो ज़मींदार अपने राइट टू प्रॉपर्टी वाले मौलिक अधिकार का हवाला देकर सीधे कोर्ट पहुंच जाते थे। ओहो, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो बाय डिफॉल्ट सबको मिले, चाहे वो गरीब हो या बड़ा जमींदार। एग्जैक्टली। तो कोर्ट को तो कानून के हिसाब से जमींदारों की बात सुननी पड़ती होगी। बिल्कुल सुननी पड़ती थी। कोर्ट का काम है संविधान के हिसाब से चलना। तो जब तक संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में था, तब तक स्टेट के लिए जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। मतलब एक डेडलॉक बन गया था। हाँ,
सरकार कानून लाती और कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर रद्द कर देता। ये सरकार और जुडिशरी के बीच एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड लीगल बैटल बन गया था। सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो गया था, आई गेस। हाँ, सिस्टम हैंग था। तो इसी लूप को ब्रेक करने के लिए 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया गया। और उसको क्या बना दिया गया फिर? उसे आर्टिकल 300A के अंडर एक नॉर्मल लीगल राइट बना दिया गया। तो इस पैच का सीधा असर क्या हुआ? मतलब एक आम नागरिक के लिए लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क पड़ा इससे? फर्क ये पड़ा कि अब सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में या डेवलपमेंट के लिए किसी की जमीन ले सकती है, बिना किसी रोक टोक के? नहीं, कानून के दायरे में रहकर और उसको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देकर। जब वो फंडामेंटल राइट था तो लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि मेरी जमीन छीनी जा रही है। ओह, अच्छा। पर अब ये एक नॉर्मल लीगल प्रोसेस है। इस एक चेंज ने सिस्टम को वो रास्ता दे दिया जिससे वो सामाजिक न्याय और इक्वालिटी का पैच सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाए। वाह, ये वाकई बहुत लॉजिकल ट्रांजिशन था। पेपर पर इक्वालिटी लाने के लिए इस पर्टिकुलर रोड ब्लॉक को हटाना जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था। तो चलिए अब हम उन प्रोटोकॉल्स को डिकोड करते हैं जो एक्चुअली सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक सेट है। हाँ, द इक्वालिटी प्रोटोकॉल्स। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं कि अनुच्छेद 14 इस सिस्टम का बेस कोड है, यानी कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब वो कानून की नजर में अमीर, गरीब, पावरफुल या कमजोर सब एक बराबर हैं। सही कहा। और इस इक्वालिटी को एक्चुअली जमीन पर लाने के लिए उसके बाद के आर्टिकल्स डिजाइन किए गए। उनमें क्या डिटेल्स हैं? जैसे आर्टिकल 15 स्टेट को किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हो। मतलब सब इक्वल हैं पब्लिक स्पेसेस में। हाँ, पब्लिक जगहों जैसे कुएं, तालाब, दुकानें या रेस्टोरेंट्स सभी के लिए ओपन है। और आर्टिकल 16 इसी सेम लॉजिक को सरकारी नौकरियों में अप्लाई करता है, जहां सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात है, राइट? एग्जैक्टली। पर यार, इन सब में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है वो है आर्टिकल 17, जो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। मैं इसको सिर्फ एक रूल नहीं कहूंगा, ये पूरे सोसाइटी के हार्डवेयर को बदलने जैसा था। मैं अग्री करती हूँ, ये संविधान का एक बहुत ही रैडिकल कदम था। दुनिया के बाकी संविधानों में भी तो इक्वालिटी की बात होती है ना? होती है, पर उनमें बहुत जनरल बातें होती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 के जरिए एक स्पेसिफिक सोशल बुराई को सीधा टारगेट किया। आई सी। छुआछूत कोई नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ये सदियों से चला आ रहा एक ऐसा सिस्टम था जिसने इंसानों के एक बहुत बड़े ग्रुप को उनके बेसिक ह्यूमन राइट से दूर रखा था। एक एंटीवायरस पैच की तरह काम किया इसने। हाँ, आर्टिकल 17 ने न सिर्फ इस प्रैक्टिस को इलीगल डिक्लेयर किया, बल्कि ये भी बोला कि छुआछूत का आचरण एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। वाह, मतलब कड़ी सजा मिल सकती है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि पुराना डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम अब इस नए ओएस पर रन नहीं कर सकता। ब्रिलियंट। और इसके साथ ही अनुच्छेद 18 भी है, जो टाइटल्स या उपाधियों को खत्म करता है। राइट। जैसे पहले महाराजा राय बहादुर जैसी उपाधियां होती थी ना, जो सोसाइटी में एक आर्टिफिशियल ऊंच नीच बनाती थी। अब स्टेट ऐसी कोई उपाधि दे ही नहीं सकता, सिवाय मिलिट्री या एकेडमिक ऑनर्स के। हाँ, ये सब उसी इक्वालिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। पर एक बात सोचो, पेपर पर तो हम इक्वालिटी ले आए, पर अगर किसी नागरिक को अपनी बात बोलने का हक ही ना हो, या वो अपनी पसंद की जॉब ढूंढने के लिए मूव ना कर सके, तो उस इक्वालिटी का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और यहीं पर सिस्टम का अगला बड़ा फेज एक्टिवेट होता है, राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 वाले ना? हाँ, इक्वालिटी के बाद फ्रीडम ही वो टूल है जो एक्चुअली किसी सिटीजन को एम्पावर करता है। आई एग्री। आर्टिकल 19 अपने आप में एक पूरा बंडल ऑफ राइट्स है। इसमें 6 तरह की आजादियां दी गई हैं। थोड़ा ब्रेक डाउन करें इसको। जरूर। सबसे पहले आता है आर्टिकल 19(1)(a, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद पीसफुल असेंबली, यूनियंस बनाने की आजादी, पूरे इंडिया में बिना रोक टोक घूमने और कहीं भी बसने की आजादी, और कोई भी बिजनेस करने का राइट शामिल है। वेट, क्या ये सारी आजादियां एब्सोल्यूट हैं? मतलब अगर मुझे स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी मिली है, तो क्या मैं पब्लिक में कुछ भी बोल सकता हूँ, भले ही उस स्पीच से दंगे भड़क जाएं?
नहीं नहीं, यहीं पर संविधान लिखने वालों का विजन दिखता है। कोई भी सिस्टम बिना कुछ रूल्स के स्मूथली रन नहीं कर सकता। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पर? हाँ, आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) तक इन आज़ादियों पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ओके। मतलब आप बोल सकते हैं, बट देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर को खतरे में डालकर नहीं। आप कंप्लीटली आज़ाद हैं, पर आपकी आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है जहां दूसरे की सेफ्टी को खतरा होता है। ये बैलेंस वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स में देखता हूं कि अनुच्छेद 21 का जिक्र सबसे ज्यादा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? क्योंकि आर्टिकल 21 इस पूरे ओएस का कोर रन टाइम है। कोर रन टाइम? हाँ, बाकी के सारे राइट्स इसी पर टिके हुए हैं। ये सिंपली ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जान या उसकी लिबर्टी सिर्फ एक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ही ली जा सकती है, ऐसी नहीं। और टाइम के साथ ना सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया है। जीने का मतलब अब सिर्फ सांस लेना नहीं रहा। तो और क्या शामिल हो गया इसमें? इसमें एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ जीने का हक जुड़ गया है। क्या इसको हम किसी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? हाँ, चलो ऐसे देखते हैं। मान लीजिए सरकार बिना किसी प्रॉपर लीगल रीजन के आपका फोन टैप करने लगे या रैंडमली पासपोर्ट जब्त कर ले। हाँ, ओके। तो यहाँ सीधे तौर पर किसी की पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी पर हमला हो रहा है। अभी हाल ही के पुट्टस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि प्राइवेसी, साफ पर्यावरण और यहाँ तक कि हेल्थ का हक भी इसी आर्टिकल 21 का ही एक्सटेंशन है। वाह, ये तो बहुत बड़ा अपडेट हुआ। और जहां तक मुझे याद है, इसी कोर रन टाइम में एक और शानदार पैच जोड़ा गया था बाद में, अनुच्छेद 21A। हाँ, राइट टू एजुकेशन। जी। ये 2002 में 86th संविधान संशोधन से ऐड हुआ था, जिसके अंदर 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये तो गेम चेंजर था। कंप्लीटली। उन्होंने एजुकेशन को सीधा राइट टू लाइफ के साथ जोड़ दिया। क्योंकि बिना नॉलेज के कोई डिग्निटी से कैसे जिएगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो चलो, स्वतंत्रता मिल गई, लाइफ और एजुकेशन का हक भी सिस्टम ने दे दिया, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी भी है। क्या? सोसाइटी में ना हर कोई इक्वली पावरफुल नहीं होता। जब एक वीक और एक स्ट्रांग यूजर की फ्रीडम क्लैश करती है तो यूजुअली स्ट्रांग यूजर वीक वाले को एक्सप्लॉइट करता है। ये तो है। ऐसे सिनेरियो में सिस्टम यूजर को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? इसी चीज को टैकल करने के लिए सिस्टम में एक प्रॉपर फायरवॉल है। फायरवॉल? हाँ, जिसे हम एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। ये आर्टिकल 23 और 24 में डिफाइंड है। अच्छा। आज़ादी से पहले ना बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराना और बंधुआ मजदूरी बहुत कॉमन थी। तो आर्टिकल 23 सीधा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को ब्लॉक कर देता है। और इस फायरवॉल में बच्चों की प्रोटेक्शन भी है, राइट? आर्टिकल 24। बिल्कुल। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी फैक्ट्री, माइंस या किसी भी डेंजरस जगह पर काम करने से कंप्लीटली बैन किया गया है। ये बहुत लॉजिकल है। देखा जाए तो अगर आर्टिकल 21A बच्चों का स्कूल जाना कंपलसरी बनाता है, तो आर्टिकल 24 ये पक्का करता है कि वो बच्चे स्कूल की बजाय किसी फैक्ट्री में काम करते हुए ना मिलें। एग्जैक्टली। ये दोनों प्रोटोकॉल्स मिलकर बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। परफेक्ट सेटअप। और इस फायरवॉल के ठीक बाद एक बहुत सेंसिटिव फीचर आता है जो इंडिया जैसे हाईली डाइवर्स कंट्री के लिए ना बहुत ही क्रूशियल है। रिलीजियस फ्रीडम? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। इंडिया का OSI जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाय डिफॉल्ट सेक्युलर है। मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि सिस्टम एंटी रिलीजन है। राइट। इन डॉक्यूमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि आर्टिकल 25 तो सबको अपना धर्म मानने और प्रोपोगेट करने की पूरी आज़ादी देता है। और आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का हक भी देता है। पर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म पता है कहाँ आता है? कहाँ? आर्टिकल 27 और 28 में। सिस्टम आपको अपने रिलीजन को रन करने का पूरा सैंडबॉक्स देता है, पर साथ ही ये लॉक भी लगाता है कि कोई दूसरा आप पर अपना रिलीजन इंस्टॉल करने के लिए फोर्स ना करे। हाँ, जैसे आर्टिकल 27 कहता है कि स्टेट किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स का पैसा यूज नहीं कर सकती। बिल्कुल। और आर्टिकल 28 कहता है कि स्टेट के फंड से चलने वाले किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। मतलब गवर्नमेंट का पैसा किसी एक रिलीजन को पुश नहीं करेगा।
ये तो बहुत ही फाइन बैलेंस है। हाँ, एकदम बैलेंस्ड। और इसके बाद जो अधिकार आते हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी की टेस्टिंग ग्राउंड होते हैं। वो माइनॉरिटी राइट्स वाले। हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वो नहीं है जहां मेजॉरिटी रूल करे, बल्कि वो है जहां माइनॉरिटीज भी एकदम सेफ फील करें। इसीलिए आर्टिकल 29 और 30 दिए गए। तो आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का हक देता है। हाँ, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक। और आर्टिकल 30 उन्हें अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप और रन करने की पावर देता है। ये इस बात की गारंटी है कि इस विशाल नेटवर्क में जो सबसे छोटा यूजर ग्रुप है उसकी आवाज भी नहीं दबेगी। बिल्कुल सही समझे। ओके, तो हमने समानता, आजादी, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन और रिलीजन के सारे प्रोटोकॉल्स चेक कर लिए। सुनने में सब परफेक्ट लग रहा है। पर हाँ, आई मीन मशीन्स आखिर मशीन्स है और सरकार तो सरकार होती है। हाँ। क्या हो अगर ये सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो जाए? मतलब जिन अथॉरिटीज का काम मेरे राइट्स की रक्षा करना है, अगर वही इन्हें कुचलने लगे तो? ये स्कैरी सिचुएशन है। अगर मेरे ये सारे बेसिक राइट्स बस इन पेपर्स पर ही रह जाएं और रियल लाइफ में किसी नागरिक को इन सब से कट ऑफ कर दिया जाए, तो वो ट्रबल शूट कैसे करेगा? और यही एंटर करता है इस ओएस का सबसे बड़ा और पावरफुल टूल, अनुच्छेद 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान सभा के उन ट्रांसक्रिप्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि अगर कोई उनसे पूछे कि इस संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना ये पूरी बुक बेकार हो जाएगी, तो वो आर्टिकल 32 ही है। उन्होंने इसे संविधान का हार्ट एंड सोल बुलाया था। हार्ट एंड सोल मतलब इसके बिना बाकी सारे राइट्स एक डेड कोड की तरह हैं जिनका प्रैक्टिकल यूज जीरो है। एग्जैक्टली। अगर आपके पास अधिकार हैं पर उनका हनन होने पर आप उन्हें इन्फोर्स ही नहीं करा सकते, तो ऐसे अधिकारों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को और ऐसे ही आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई है कि वो नागरिकों के राइट्स की रक्षा के लिए रिट्स इशू कर सकें। रिट्स, देखो मुझे ये रिट का पूरा कॉन्सेप्ट ना कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट की तरह लगता है। आई लाइक दैट एनालॉजी। कैसे? जब नॉर्मल सॉफ्टवेयर क्लिक या प्रोसेस काम नहीं करता तो यूजर सीधा सुपर यूजर मोड में जाकर कमांड टाइप करता है और सिस्टम को वो कमांड मानना ही पड़ता है। ये कंपैरिजन एकदम सटीक है। इंडिया में 5 तरह की रिट्स होती हैं जो कोर्ट सीधा स्टेट या ऑफिसर्स पर रन कर सकता है। इसमें सबसे फेमस है हेबियस कॉर्पस। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? ये लैटिन है। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी व्यक्ति को कोर्ट के सामने सरशरीर पेश करना। ओह, तो अगर वही कमांड प्रॉम्प्ट वाली लॉजिक से सोचें तो ये सिस्टम को शो मी द फाइल बोलने जैसा कमांड हुआ। हाँ, बिल्कुल यही समझ लीजिए। मतलब अगर किसी अथॉरिटी ने किसी को इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया है तो कोर्ट ये कमांड रन करेगा कि उस व्यक्ति को तुरंत मेरे सामने स्क्रीन पर कोर्ट में प्रेजेंट करो ताकि मैं चेक कर सकूं कि अरेस्ट लीगल है या नहीं। बिल्कुल सही। और अगर कानूनी ग्राउंड वीक होता है तो इंसान को तुरंत छोड़ना पड़ता है। ये स्टेट की मनमानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा वेपन है। राइट। इसी तरह एक और रिट है मैंडमस, जिसको हिंदी में परमादेश कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है वी कमांड। ओके। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोर्ट कमांड देगा कि भाई अपनी ड्यूटी करो। और इसमें वो क्यू वारंटो भी आती है ना? हाँ, उसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई किसी पब्लिक पोस्ट पर बैठ गया है जिसके लिए वो लीगली क्वालिफाइड नहीं है, तो कोर्ट उससे अथॉरिटी पूछ सकता है। और आंसर ना दे पाया तो हटा देंगे। मतलब इन रिट से जुडिशरी डायरेक्टली सिटीजन के राइट्स के लिए एक ढाल बन जाती है। बिल्कुल, ढाल का काम करती है। ये आर्किटेक्चर वाकई लाजवाब है। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो है जिसके बारे में पढ़कर थोड़ा डर सा लगता है। कौन सा सिनेरियो? सिस्टम ओवरराइड का। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जब इमरजेंसी या आपातकाल लगता है तो ये सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। हाँ, 1975 की इमरजेंसी की स्टोरीज तो पता ही है। हाँ, बहुत बुरा वक्त था। हाँ। तब तो कहते हैं कि हेबियस कॉर्पस वाली रिट ने भी काम करना बंद कर दिया था। हाँ। तो क्या सिस्टम का ये जो सुपर गॉड मोड है, क्या ये भी क्रैश हो सकता है? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। इसे हम ओएस का सेफ मोड कह सकते हैं, जो तब एक्टिव होता है जब देश को किसी वॉर या बड़े इंटरनल थ्रेट से बचाना हो। पर इस सेफ मोड ने तो नॉर्मल यूजर्स को ही डेंजर में डाल दिया था ना? हाँ ना, 1975 में आदमी जबलपुर केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था
कि इमरजेंसी में सिटीजन अपनी राइट टू लाइफ, आई मीन आर्टिकल 21, उसके हनन के खिलाफ भी कोर्ट नहीं जा सकते। बाप रे, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम था। हाँ, सैकड़ों हेबियस कॉर्पस की पिटिशंस सीधे खारिज कर दी गई थीं। ये तो सफेद आतंक था सिस्टम का। तो सिस्टम में इस वल्नरेबिलिटी को, इस बग को फिक्स कैसे किया गया बाद में? इसको इमरजेंसी के बाद प्रॉपर्ली पैच किया गया। 1978 में 44th संशोधन के थ्रू ना सिस्टम में एक सॉलिड सेफ्टी लॉक लगाया गया। कैसा लॉक? ये डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो क्राइम कन्विक्शन से प्रोटेक्शन और राइट टू लाइफ के बारे में है, इनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। वाह, ये मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। मतलब अब चाहे सिस्टम सेफ मोड में जाए या कंप्लीटली हैंग हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 उस हार्डवेयर कोर की तरह सेफ रहेंगे जिसको ओवरराइड करना किसी एडमिन के बस में भी नहीं है। एग्जैक्टली यही कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस सिस्टम ने अपने पुराने क्रैशेस और बग से सीख कर अपने आप को और ज्यादा सिक्योर बनाया है। वाकई। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 ये सिर्फ किताबों में छपा हुआ ठंडा कानून नहीं है। हाँ, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जी, ये एकदम जिंदा मैकेनिज्म है जो 7 राइट से शुरू हुआ। जमीनी रियलिटी देखकर प्रॉपर्टी राइट को हटाया, उसके बाद छुआछूत जैसी बीमारी को हटाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लाए, लाइफ ऑफ फ्रीडम प्रोटेक्ट की, और फिर आर्टिकल 21A जैसा इम्पोर्टेंट अपडेट भी तो लाया जिसमें एजुकेशन अटैच की गई। बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम के कंट्रोल के लिए सुप्रीम कोर्ट को एडमिन एक्सेस देकर आर्टिकल 32 के थ्रू ये इंश्योर किया गया कि कोई भी अथॉरिटी आम नागरिक की आवाज को ना दबा सके। इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को पढ़कर सच में उस वक्त के लीडर्स के डीप विजन का एहसास होता है। लेकिन अगर हम आज के डिजिटल टाइम में सोचें तो एक बहुत रेलेवेंट सवाल सामने आता है। ओह, किस बारे में? देखो, आर्टिकल 21 हमारी फिजिकल लाइफ और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। राइट। पर आज जब हमारा सारा डेटा, हमारी लोकेशन, हमारी पूरी आइडेंटिटी किसी ना किसी क्लाउड सर्वर पर सेव्ड है, तो क्या हमारी स्वतंत्रता या फ्रीडम की पुरानी डेफिनेशन आज के टेक वर्ल्ड के लिए काफी है? दैट इज अ वेरी डीप थॉट। हमारी डिजिटल एंटिटी के राइट्स? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या फ्यूचर में हमें एक डिजिटल फंडामेंटल राइट का बड़ा अपडेट चाहिए होगा, कुछ ऐसा जो हमारे डेटा को उसी पावर से बचाए जैसे आर्टिकल 32 हेबियस कॉर्पस से हमारे शरीर को बचाता है। माइंड ब्लोइंग। वाकई क्या कॉन्स्टिट्यूशन को उस नए डिजिटल पैच की जरूरत पड़ेगी जल्दी? यही बड़ा सवाल है। और दोस्तों, इसी जबरदस्त थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा को यहाँ एंड करते हैं। अगली बार जब भी लोग अपने फोन को अनलॉक करें या किसी ऐप के लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस पर बिना देखे आई अग्री क्लिक कर दें, तो 1 सेकंड रुककर उस ओरिजिनल डिफॉल्ट यूजर एग्रीमेंट को जरूर याद करिएगा। बिल्कुल। क्योंकि इन्हीं कानूनी किताबों में दबे ये अधिकार ही हमें इस देश का आज़ाद और इक्वल नागरिक बनाते हैं। ये केवल कोर्ट्स के लिए नहीं है, ये हमारी लाइफ का बेस है। इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक कहा। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स कोड को हमारे साथ डिकोड करने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विचार करते रहिए और हाँ, हमेशा नए सवाल पूछते रहिए।